हेलो दोस्तों, तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं डोरमेंट कंपनी का। तो डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन का सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, तो हम नोट से रिवाइज करेंगे। तो गाइस ये मैंने लिखा हुआ था, शुभम सर ने ये लिखवाया हुआ है, तो हम यहाँ से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 455 में डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन बताई हुई है, ठीक है। तो वेर ए कंपनी इज़ फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। अगर कोई भी कंपनी फॉर्म्ड होती है या रजिस्टर्ड होती है अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, मतलब कि अभी काम करने के लिए नहीं, फ्यूचर में काम करने के लिए वो कंपनी बनाई जाती है। टू होल्ड एन एसेट और एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब कि कोई ज़मीन या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद के रख ली जाती है। वो कंपनी वाले कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते हैं, पर उस पर कुछ बिजनेस नहीं होता। एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, और उस पर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब हम आगे समझेंगे। सच ए कंपनी और इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। ऐसी कोई भी कंपनी जो है वो एप्लीकेशन दे सकती है रजिस्ट्रार को इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा कि मैनर बताया हुआ है उन्होंने, जैसा मैनर उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस मैनर में, फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, की उनको क्या उनको क्या ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए वो रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। वेयर ए कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट टू होल्ड एन एसेट और एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सच ए कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी may make an application to the registrar in such a manner as may be prescribed for obtaining the status of dormant company। ठीक है, समझ में आ गया ना कि डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई गई होती है, अभी उसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती है। और ऐसी कंपनी जो वो रजिस्टर को एप्लीकेशन दे सकती है तो उस मैनर में, जिस मैनर जो मैनर प्रिस्क्राइब किया गया होता है, क्या ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। ठीक, अब हम आगे समझेंगे कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, आगे हम समझेंगे कि ये जो है ना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, इसका मतलब समझेंगे, और इनएक्टिव कंपनी कौन सी होती है, इन दोनों का मतलब समझेंगे। तो आगे हम समझेंगे इनएक्टिव कंपनी क्या होता है। तो इनएक्टिव कंपनी वो वैसी कंपनी होती है, इज़ नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशन, जो कोई ऐसी कंपनी जो जिसका कोई भी बिजनेस या फिर कोई ऑपरेशन कैरी नहीं कर रही होती है। एंड हैज़ नो मेड सिग्निफ और या फिर उसकी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। एंड has not filed financial statement or annual return statement during the last 2 फाइनेंशियल ईयर, और उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की होती है पिछले 2 साल में। ठीक है, ये होती है इनएक्टिव कंपनी की डेफिनेशन। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। उसके बाद हम दोबारा से ही इनएक्टिव कंपनी समझेंगे, तो हमको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। ये 4 को छोड़ के, ठीक है, इन चारों को छोड़ के सारी जितने भी ट्रांजैक्शन वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। तो सबसे पहले पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द रजिस्ट्रार। अगर हम रजिस्ट्रार को किसी भी तरह की पेमेंट करते हैं, तो फिर अगर कंपनी की रजिस्ट्रार को किसी भी तरह की पेमेंट करती है तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। अगर हम किसी कंपनी लॉ को या फिर किसी और लॉ को पूरा करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए अगर हम पैसा देते हैं, तो भी वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब कि अगर हम शेयर्स अलॉट करते हैं किसी भी लॉ को पूरा करने के लिए, किसी भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अगर हम शेयर्स अलॉट करते हैं, तो भी वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाती है। पेमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, अगर हम पेमेंट करते हैं ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, तो वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माने जाता है। तो ये 4 जो हैं ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माने जाते, इनको छोड़ के बाकी सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माने जाते हैं। अब समझते हैं इनएक्टिव कंपनी कौन सी कंपनी होती है। इज़ नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशन, अगर कोई कंपनी कोई बिजनेस और ऑपरेशन कैरी नहीं कर रही है, वो इनएक्टिव कंपनी है। और उसका जो सिग्निफिकेंट पिछले 2 साल से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया उसने, तो वो भी आएगा इसमें। और एंड हैज़ नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया पिछले 2 साल से, तो ये सारी ये सब क्या होगा, इनएक्टिव कंपनी, जो जिसने ये सब नहीं किया होगा तो उसे हम इनएक्टिव कंपनी मान लेंगे। ठीक, आगे है कि डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए क्या
प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो सबसे पहले द कंपनी शैल कॉल द बोर्ड मीटिंग टू फिक्स द डेट टाइम एंड द वेन्यू फॉर द जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी टू पास द रेजोल्यूशन फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन टू द ROC टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे और फिर उसके बाद बोर्ड मीटिंग बुलाने के बाद में बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे डेट टाइम और वेन्यू करेंगे, फिक्स करेंगे किसके लिए, जनरल मीटिंग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद और फिर वहाँ पे जनरल मीटिंग में हम क्या करेंगे, पास द रेजोल्यूशन फॉर एप्लीकेशन, रेजोल्यूशन पास करेंगे और एप्लीकेशन देंगे ROC को कि हमने डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में द कंपनी शैल ऑब्टेन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फॉर फ्रॉम द ऑडिटर्स। कंपनी जो होगी वो ऑडिटर से क्या लेगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लेगी कंपनी का। द स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर शैल गिव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन इन द शेयर होल्डर मीटिंग। और उसके बाद उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को मेंबर्स के सामने रखेंगे जनरल मीटिंग में। और उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन होगी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन लिखी होगी कंपनी की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, फिर जनरल मीटिंग बुलाएंगे, फिर जनरल मीटिंग में हम बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग में हम क्या डिसाइड करेंगे, डेट टाइम और वेन्यू डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग का। फिर जनरल मीटिंग में हम रेजोल्यूशन पास करेंगे और एप्लीकेशन देंगे ROC को गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। फिर उसके बाद हम ऑडिटर से स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में फाइनेंशियल पोजीशन लिखा होगा कंपनी का, और जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो मेंबर्स के सामने रखेंगे हम, कहाँ पे, जनरल मीटिंग में, ठीक है। द कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग एज द अपॉइंटेड time, place and date as per the notice calling the said meeting. The notice shall propose the resolution as a special resolution. तो कंपनी क्या करेगी, तो फिर कंपनी जो हमने डेट्स डिसाइड की थी बोर्ड मीटिंग में, उसी डेट को और उसी टाइम को और उसी वेन्यू पे जनरल मीटिंग हमारी कंडक्ट होगी। और दो नोटिस शैल पर्पज द रेजोल्यूशन एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन, और फिर वहाँ पे हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। द कंपनी शैल पास, फिर वहाँ पे क्या कंपनी जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी किसका, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। एंड ऑथराइजिंग द डायरेक्टर टू मेक एन एप्लीकेशन टू द ROC आफ्टर इशूइंग द नोटिस टू द ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी फॉर दिस पर्पस एंड ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स इन वैल्यू। तो फिर उसके बाद क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ना ऑथराइजिंग एंड, और फिर हम डायरेक्टर्स को ऑथराइज़ करेंगे कि एप्लीकेशन टू कि ROC को एक एप्लीकेशन दे दे आफ्टर इशूइंग द नोटिस ऑफ, पहले हम शेयर होल्डर से नोटिस ले लेंगे। जब 3/4 शेयर होल्डर का कंसेंट मिल जाएगी तो फिर हम डायरेक्टर्स को बोलेंगे कि एप्लीकेशन दे दे ROC को, ठीक। फिर उसके बाद आफ्टर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा कंपनी शैल फाइल ई फॉर्म MGT 14। उसके जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो फिर कंपनी क्या फाइल करेगी, MGT 14 विद द ROC फॉर फाइलिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, आफ्टर फाइलिंग द फॉर्म MGT 14 द कंपनी शैल फाइल MSC 14 फाइल करने के बाद कंपनी क्या फाइल करेगी, MSC 1 विद द ROC के साथ अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड द अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट। आफ्टर फाइलिंग द फॉर्म MGT 14 फाइल करने के बाद द कंपनी शैल फाइल MSC 1। उसके बाद कंपनी MSC 1 फाइल करेगी विद द ROC को अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके बाद MSC फाइल करने के साथ साथ क्या देगी, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी देगी, कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की कॉपी देगी, डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन देगी एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट। और ये सारे और भी कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे देगी ROC को, ठीक है। और बीइंग सेटिस्फाइड विद द मेरिट ऑफ एप्लीकेशन, अगर ROC जो है वो उस एप्लीकेशन से सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर ROC क्या करेगी, हमको सर्टिफिकेट दे देगी MSC 2 में कि आपकी एप्लीकेशन कन्फर्म हो गई है और आपको गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस मिल गया हुआ है, ठीक। बस यही है इसका प्रोसेस।